चलो आवाज आ रहा है। हाँ। तो जो आपका आरबीसी का जो मेम्ब्रेन रहेगा, इसके ऊपर अलग अलग आयंस के लिए चैनल्स होते हैं, जैसे सोडियम आयन चैनल्स है, पोटेशियम आयन चैनल्स है, उसके बाद में क्लोराइड आयन चैनल्स रहेगा। ठीक है। इसके अलावा आरबीसी की अगर हम बात करेंगे तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। उसके बाद में इसके साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में एंजाइम सिस्टम रहेगा, जिसके लिए ग्लाइकोलिसिस की। उसके बाद जो भी आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होते हैं, उसको अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है तो उसके लिए भी आपके पास में एंजाइम सिस्टम रहेगा। तो एंजाइम रहेगा ग्लाइकोलिसिस के लिए और एंटी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो भी आपका एटीपी प्रोडक्शन होता है, ये एटीपी डायरेक्टली ग्लूकोज से प्रोड्यूस किया जाता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे भले ही आरबीसी में आपके पास ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा रहे, बट वो ऑक्सीजन को एटीपी प्रोडक्शन करने के लिए यूज नहीं किया जाता। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आरबीसी का जो शेप है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका स्पेक्ट्रीन साइटोस्केलेटन प्रोटीन। ठीक है। तो साइटोस्केलेटन जो प्रोटीन्स रहेंगे, ये आपके आरबीसी के शेप मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपके पास में ये स्पेक्ट्रीन प्रोटीन होता है जो आरबीसी के शेप को मेंटेन करके रखता है। उसके बाद नेक्स्ट 2800 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी। तो एक आरबीसी में आपके इतने सारे एचबी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। अब देखो कि अगर अपन पूरे आरबीसी का काउंट अगर निकालेंगे तो टोटल आपका एचबी कितना निकल के आ जाएगा, इतना। ठीक है। अगर हम एक आरबीसी की बात करते हैं तो एक आरबीसी में जो आपका एचबी होता है, ये मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड हो सकता है या 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। तो एचबी की अगर हम बात करेंगे तो एचबी आपका अलग अलग टाइप का होता है, जैसे अल्फा 2, बीटा 2, अल्फा 2, डेल्टा 2, अल्फा 2, गामा 2, अल्फा 2, एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है कि आपके पास में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 आपकी होती है अल्फा। इसका
मॉलिकुलर वेट निकालने के लिए आपका इसका कंपोजिशन पता होना चाहिए। तो ये आपका 141 अमीनो एसिड से बना हो। तो जो बीटा है, उसके बाद में डेल्टा है, गामा है या फिर इप्सिलॉन है, ये 146 अमीनो एसिड से बने। ठीक है। अल्फा 2 एंड डेल्टा 2, ये जो आपका हीमोग्लोबिन है, ये प्रेजेंट होता है एडल्ट में। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है 97 to 98.5%, और बचा हुआ होता है आपके डेल्टा 2 का। इसकी हम बात करेंगे, इसको फिटल एज भी बोला जाता है, मतलब ये फिटस में प्रेजेंट रहे। तो ये जो है आपका, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ई से याद रखना एम्ब्रियोनिक एज भी। उसके बाद में बीटा और डेल्टा एडल्ट वाले, तो गामा जो रहेगा ये फिटस स्टेज वाला है। ठीक है। अभी अगर अपन एफिनिटी की बात करते हैं, एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी होता है अल्फा 2 बीटा 2। सबसे ज्यादा एफिनिटी होता है आपका E2 का, उसके बाद में अल्फा 2 गामा 2 का, उसके बाद में अल्फा 2 बीटा 2 का, और उसके बाद में अल्फा 2 डेल्टा 2। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फिर फिटस स्टेज में जो एचबी होता है, ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम दी मदर। तो इसलिए मदर के पास में तो बीटा या डेल्टा टाइप रहेगा। तो ऑक्सीजन को अगर उसको एक्सेप्ट करना है फ्रॉम दी मदर एचबी, तो उसके पास में जो एचबी है उसका एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा रहेगा, तभी आपका फिटस या एम्ब्रियो का एचबी ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर सकता है फ्रॉम दी मदर। ठीक है। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे बोला कि आपका जो इप्सिलॉन 2 गामा 2, इसका एफिनिटी बीटा एंड डेल्टा से ज्यादा होता है, बट सबसे कम होता है किसका, आपके डेल्टा 2 का। ठीक है। यहाँ तक ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट, अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो एक O2 जो है ये आपका एक हीम के साथ में बाइंड होता है, और हीम के पास में होता है आयरन, और आयरन होना चाहिए ट्वाइस पॉजिटिव फॉर्म। मतलब आपका फेरस स्टेट, जो आपका कौन सा स्टेट होता है, रिड्यूस स्टेट होता है, बराबर। तो एक हीम आपका एक O2 को लोड करता है, तो हमारे टोटल एचपी में 4 हीम मॉलिक्यूल होते हैं। तो 4 हीम मतलब इसके साथ में 4 O2 आपका बाइंड हो सकता है, बराबर। अगर चारों O2 अगर आपके बाइंड होते हैं तो Hb को बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये आपको ब्राइट रेड कलर का दिखाई देगा।
यहाँ तक ठीक है क्या? हाँ सर। उसके बाद में O2 की अगर हम बात करेंगे तो O2 हीम मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, बराबर। तो अगर CO2 का बाइंडिंग देखेंगे तो CO2 भी आपके हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होता है। जब आपको CO2 को टिश्यू से ट्रांसपोर्ट करना होता है कहाँ पे, लंग्स के पास में, तो उस केस में CO2 भी आपके Hb के साथ में बाइंड होता है। तो CO2 अगर Hb के साथ में बाइंड होता है तो उसको बोला जाता है कार्बोक्सी अमीनो या कार्बा अमीनो Hb हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बा अमीनो Hb जो है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो कार्बा अमीनो Hb CO2 Hb के साथ बाइंड हो रहा है, बट ये हीम मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड नहीं होता। CO2 जो है ये आपके अमीनो एसिड के साथ में रिएक्ट होता है। अमीनो एसिड कौन से, जिसके पास अमीनो ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे ये CO2 जो रहेगा ये किसके साथ में इंटरेक्ट करेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ में। तो पॉलीपेप्टाइड चेन के पास जो भी अमीनो एसिड है उसके साथ CO2 इंटरेक्ट करेगा। और CO2 अगर पॉलीपेप्टाइड के अमीनो एसिड के साथ में इंटरेक्ट करता है, इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं कार्बा अमीनो, ठीक है क्या? यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। अब देखो कि हमारे पास O2 था, O2 इंटरेक्ट करता था किसके साथ, हिम के साथ। हिम के साथ में भी कहाँ पे, तो हिम के पास में होता है आयरन, है ना। तो ये आपका आयरन के साथ में इंटरेक्ट करता था, वो भी कौन से फॉर्म, फेरस फॉर्म के साथ, ठीक है। और CO2 जो है ये आपका Hb फॉर्म के साथ में, सॉरी जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमीनो ग्रुप होता है उसके साथ में ये इंटरेक्ट करेगा, तो इसलिए अपन इसको कार्बा अमीनो Hb बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ऑक्सी Hb को कार्बोक्सी Hb में कन्वर्ट करता है। बट इसमें से जो O2 था आपके पास, ये O2 को यहां से डिसोसिएट कर देता है। ऐसा क्यों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एफिनिटी Hb के लिए बहुत ज्यादा होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एफिनिटी आपके Hb के लिए बहुत ज्यादा है एज कंपेयर विथ ऑक्सीजन। तो ये नियर अबाउट 200 to 300 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। तो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एफिनिटी है ये ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 200 to 300 टाइम्स ज्यादा होता है। इसलिए जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड आपका प्रेजेंट है तो उस केस में ऑक्सीजन को डिसोसिएट किया जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड खुद जाके वहां पे बाइंड होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका नाइट्रेट एंड सल्फोनामाइड ड्रग्स। इनका काम होता है जो भी आपका
ट्वाइस पॉजिटिव है, इसको थाइस पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। और एफी थाइस पॉजिटिव अगर यहाँ पे बन गया, एफी थ्राइस पॉजिटिव अगर बन गया, तो इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो एफी ट्वाइस पॉजिटिव जो है इसका कन्वर्शन हो जाएगा एफी थ्राइस पॉजिटिव में, और एफी थ्राइस पॉजिटिव जो है इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा होती है। तो इस कंडीशन में आपका जो ब्लड रहेगा ये ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा, मतलब आपकी जो एचपी है ये ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा। तो कंडीशन को बोला जाता है साइनोसिस, मतलब जहां पे लो ऑक्सीजन कंडीशन जनरेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट चार O2 आपके एचबी के पास में है, और ये कंडीशन है लंग्स वाली, जहां पे अपन ने लोडिंग किया। ठीक है, इसको लेके गए टिश्यू के पास में, तो वहां पे आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को रिलीज करना स्टार्ट करो। तो हमने ऑक्सीजन को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, तो आपका ऑक्सीजन जो है रिलीज हो गया। तो इसको बोला जाता है रिड्यूस फॉर्म ऑफ एचबी, मतलब यहां से ऑक्सीजन कम हो। ये आपको ब्लू कलर का दिखता है, इसलिए वेन्स का कलर और आर्टरीज का कलर अलग अलग होता है। ठीक है, आर्टरीज जो है इसका कलर आपको रेड दिखेगा, और जो वेन्स होती है इसका कलर आपको ब्लूइश दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है क्या? हाँ उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आरबीसी। तो जैसे हमारे पास में हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, और हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है ये आपका कन्वर्ट होता है इरिथ्रोइड प्रोजेनेटर सेल। ठीक है, इरिथ्रोइड प्रोजेनेटर सेल के बाद में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्रो नॉर्मोब्लास्ट में, जो आगे चल के कन्वर्ट होता है अर्ली में, अर्ली इंटरमीडिएट में, और उसके बाद इंटरमीडिएट जो है ये आपका लेट नॉर्मोब्लास्ट। अब ये हर एक स्टेज में क्या हो रहा है, जब हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को आपने इरिथ्रोपोइटिन प्रोवाइड किया था, तो उस केस में क्या हुआ, आपका हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल में जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ,
इसके लिए आरबीसी के डिफरेंशिएशन की। तो इससे आपका इरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर सेल बना, उसके बाद में प्रोनॉर्मोब्लास्ट बना। तो प्रोनॉर्मोब्लास्ट की अगर हम बात करते तो यहाँ पे आपके पास में जो हेमाटोपोइटिक स्टीम सेल से ये सेल डिराइव हुआ है, इसके पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जैसे से हम ये सेल को मैच्योर्ड करते हैं टुवर्ड्स दी आरबीसी, तो आपका जो न्यूक्लियस है ये श्रिंक होते जाता है। तो हर एक स्टेज पे आपका न्यूक्लियस जो ये श्रिंक हो रहा है, और सबसे लास्ट में जब लेट नॉर्मोब्लास्ट का न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, उसको बोला जाता है रेटिकुलोसाइट। तो इसके पास में न्यूक्लियस नहीं। अब उसके बाद रेटिकुलोसाइट जो है इसका मैच्योरेशन होता है, और फाइनली आपके पास में आ गया आरबीसी। आरबीसी को अगर आपको ब्लड वेसल्स में या सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर इसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो प्रोसेस को बोला जाता है डायएपेटिसिस। चलो यहाँ तक ठीक है क्या? हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट hemostasis। हेमोस्टेसिस का मतलब होता है हेमोरेज को प्रिवेंट करना है ना। तो हेमोस्टेसिस प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंट ब्लड लॉस। ये होम्योस्टैटिक कंडीशन भी मेंटेन रखता है, या होम्योस्टैटिक कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हीमोस्टेसिस की हम बात करेंगे तो इसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो आपके 4 स्टेजेस है हीमोस्टेसिस के। तो पहला होता है आपका वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। उसके बाद दूसरा होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। उसके बाद में होता है क्लॉटिंग सिस्टम एक्टिवेशन, और फोर्थ होता है क्लॉट रिट्रैक्शन। तो जब भी आपका ब्लड वेसल्स अगर डैमेज होता है नॉर्मल कंडीशन में,
जो एंडोथेलियम होता है, मतलब जो आपका ये ब्लड वेसल्स के जो सेल्स होते हैं, ये आपके हीमोस्टेसिस के प्रोसेस को इनिबिट करके रखते हैं, क्योंकि कभी भी हम क्लॉटिंग सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो आपके पास जो एंडोथेलियम है, ये अलग अलग इनिबिटरी सब्सटेंस जो है इसको प्रोड्यूस करते रहता है। जैसे फर्स्ट है आपका प्रोस्टासाइक्लिन, जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन L2 भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में नाइट्रिक ऑक्साइड, इसके अलावा भी अलग अलग फैक्टर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो क्या करते हैं, आपकी ये सारे प्रोसेस को इनिबिट करके रखते हैं। तो फर्स्ट प्रोस्टासाइक्लिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ये इनिबिट करते हैं आपके प्लेटलेट अधेजन को। ठीक है, जो भी इंडोथेलियम है, यहाँ पे अगर प्लेटलेट का अधेजन स्टार्ट होता है तो उस केस में आपका क्लॉटिंग सिस्टम भी एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, तो क्लॉट हमें कब फॉर्मेशन करना या हीमोस्टेसिस का प्रोसेस कब स्टार्ट करना है, जब आपका वेसल डैमेज हो। बट अगर वेसल डैमेज नहीं है तो उस केस में हम प्लेटलेट को इनिबिट करने वाले जो सब्सटेंस है उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो इंडोथेलियम ही इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन L2 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये प्लेटलेट अधेजन जो है इसको इनिबिट करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है एडीपी फॉस्फेटेज। एडीपी फॉस्फेटेज, इसका काम होता है एडीपी का, ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एडीपी इन्वॉल्व इन द प्लेटलेट एग्रीगेशन, तो हमें क्या करना है, एडीपी का फॉस्फेट को रिमूव करना है। एडीपी के फॉस्फेट को अगर आपने रिमूव किया तो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनिबिट करता है। समझ में आ रहा है क्या? जब आपका वेसल डैमेज होगा तो वेसल डैमेज होने के बाद में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एडीपी को प्रोड्यूस करते हैं। एडीपी अगर प्रोड्यूस होता है तो आपके दूसरे जो प्लेटलेट्स है वो एक्टिवेट होंगे, और एक्टिवेट होने के बाद में एग्रीगेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो एडीपी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्रीगेशन, इसलिए हमें क्या करना है, एडीपी जो है उसका फॉस्फेट को रिमूव करना, मतलब एडीपी को अपने को न्यूट्रलाइज करना। एडीपी का फॉस्फेट अगर अपन ने रिमूव किया तो इट इज कन्वर्टेड टू एएमपी, बराबर। और एएमपी जो है ये प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं कर सकता। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका थ्रोम्बोमोडुलिन। फॉस्फेटेज बताया था, क्या लिखते हैं फॉस्फेटेज।
तो ये थ्रोम्बोमोडुलिन बाइंड होता है थ्रोम्बिन के साथ, ठीक है। थ्रोम्बिन के साथ में बाइंड होने के बाद ये दोनों एक्टिवेट करते हैं प्रोटीन सी को, ठीक है। प्रोटीन सी अगर एक्टिवेट होता है तो ये इनिबिट करते हैं आपके फैक्टर 5A एंड फैक्टर 8A ऑफ क्लॉटिंग सिस्टम। तो अगर हम प्रोस्टासाइक्लिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें या फिर एडेनोसिन डाइफॉस्फेटेस की बात करें तो ये प्लेटलेट के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। और थ्रोम्बोमोडुलिन एंड थ्रोम्बिन ये कॉम्प्लेक्स जो है ये प्रोटीन सी को एक्टिवेट करता है और प्रोटीन सी फिर इनिबिट करेगा किसको, 5A एंड 8A। प्रोटीन सी ऑल्सो एक्टिवेट प्रोटीन एस। तो प्रोटीन एस और प्रोटीन सी ये दोनों मिलके इनिबिट करते हैं आपके 10A, ठीक है, और 7A। तो यहाँ पे आपका जो क्लॉटिंग सिस्टम है ये एक्टिवेट नहीं हो रहा है। ये अपन बात करें नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन मतलब क्या कि वेसल आपका डैमेज नहीं है, तो उस केस में हीमोस्टैसिस के जो भी कंपोनेंट्स है उसको आपको क्या करना है, इनिबिट करके रखना। बट फॉर एग्जांपल आपका ब्लड वेसल डैमेज हो गया, ये आपका ब्लड वेसल डैमेज हो गया। ब्लड वेसल डैमेज होने के बाद में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इंडोथेलियम अलग अलग कीमो अट्रैक्टेंट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे आपके प्लेटलेट्स का रिक्रूटमेंट होगा।
है पीपीटी? हाँ सर। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी आपका एंडोथेलियम है इसने अलग अलग फैक्टर को सीक्रेट किया है, जैसे प्रोस्टासाइक्लिन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, और ये प्लेटलेट अधेजन को क्या करते हैं, इनिबिट करके रखते हैं, ठीक है। बट फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आपका जो ब्लड वेसल है ये डैमेज हो गया। ब्लड वेसल जब भी डैमेज होगा तो यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं ये एक्सपोज होना स्टार्ट, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स अगर आपके एक्सपोज होते हैं तो उस केस में आपका जो प्लेटलेट रहेगा ये आपका प्लेटलेट कोलेजन के साथ में इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, प्लेटलेट्स इंटरेक्ट करेगा किसके साथ में, आपके कोलेजन फाइबर्स के साथ। कोलेजन। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर कोलेजन फाइबर्स के साथ में आपका प्लेटलेट्स अगर इंटरेक्ट करता है तो उसका एक्टिवेशन होगा, और एक्टिवेशन होने के बाद में ये आपका अलग अलग फैक्टर को रिलीज करेगा। फैक्टर को रिलीज करेगा तो उसमें अलग अलग कीमो अट्रैक्टेंट रहेंगे जो फिर से क्या करेंगे, आपके प्लेटलेट जो है इसको एक्टिवेट करेंगे। तो फिर से आपका प्लेटलेट आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, फिर से प्लेटलेट बाइंड होगा तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेटलेट अगर यहाँ पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपका फाइनली प्लेटलेट प्लग फॉर्म हो, ठीक है। बट प्लेटलेट प्लग फॉर्म होने के लिए यहाँ पे कौन सी कंडीशन चाहिए, जैसे अपन एक पहले बोला कि प्लेटलेट्स आपका कोलेजन के साथ में इंटरेक्ट करता है, तो क्या ये डायरेक्टली कोलेजन